नमस्ते। ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 11 के लिए अध्याय नंबर 1। दूसरी पुस्तक है अंतराल, उससे लिया गया है। ये पुस्तक का नाम है अंतराल। अंतराल पुस्तक से लिया गया ये अध्याय नंबर 1 है, जिसमें 3 अध्याय दिए गए हैं इस पुस्तक में। इसमें से एक अध्याय है वो नहीं है कोर्स में, 2 अध्याय हम पढ़ेंगे। तो पहला अध्याय है अंडे के छिलके, जो कि इसका विधा का स्वरूप अगर देखा जाए तो कौन सा है, एकांकी है। एकांकी विधा के अंतर्गत आती है और इसके एकांकीकार है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी के द्वारा ये एकांकी रचित है। तो इस एकांकी को पढ़ने से पहले हम मोहन राकेश जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म है वो जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब में होता है। कब होता है? 1925 में। 1925 में पंजाब के अमृतसर शहर में होता है और जंडी वाली गली में होता है। हिंदी और संस्कृत में इन्होंने एमए किया। लाहौर, मुंबई, दिल्ली, शिमला, जालंधर आदि में विविध नौकरियां भी की। इन्होंने कई जगह पर, कई शहरों में है वो नौकरियां की थी मोहन राकेश ने। पर मिजाज था इनका स्वतंत्र लेखन का। नौकरियां इन्हें रास नहीं आती है, इन्हें भाती नहीं है, और इनका तो मिजाज ही, इनका स्वभाव था स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य करना। और अध्यापन भी किया और संपादन भी किया। इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था, पढ़ाया भी था और साथ में संपादन भी किया था। सारिका के संपादक भी रहे हैं। सारिका पत्रिका सारिका के संपादक भी रहे हैं। सारिका के संपादक भी रहे हैं। मोहन राकेश नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। नई कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं, किंतु नाट्य लेखन के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। नई कहानी के क्षेत्र में तो इनका प्रमुख स्थान है ही है, साथ में नाट्य लेखन है, एकांकी लेखन है, इनमें भी एक इनका विशिष्ट स्थान है। नाटक के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए आषाढ़ का एक दिन नाटक पर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1959 में इन्हें पुरस्कृत किया गया था। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 1959 पुरस्कृत भी इनको किया गया था। 1959 में इनको पुरस्कृत भी किया गया। 1971 में नाट्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। 1971 में नाट्य लेखन के लिए साहित्य अकादमी का बड़ा पुरस्कार माना जाता है। ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इनको मिला था। इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, ये इनके कहानी संग्रह है। की रचनाओं की बात करें तो इंसान के खंडर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी इनके कहानी संग्रह है। उपन्यास की अगर बात की जाए तो अंधेरे बंद कमरे ये इनका उपन्यास है। नाटक अगर देखे जाए तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, ये इनके नाटक हैं। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, रात बीतने तक, ये इनके एकांकी संग्रह है। आखिरी चट्टान तक इनका यात्रा व्रत है। बकलम खुद परिवेश इनके निबंध संग्रह है। बिना हाड़ मांस के आदमी, बाल उपयोगी कथा संग्रह भी है। ये इनके प्रमुख रचनाओं की हमने बात की। अब हम चलते हैं अपनी एकांकी की ओर। एकांकी पढ़ते हैं अंडे के छिलके, जिसमें पात्र एकांकी नाटक उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। पात्र श्याम है, राधा है, जमुना, वीना, गोपाल और माधव। पर्दा उठने पर गैलरी वाला दरवाजा खुला दिखाई देता है। बाईं ओर के दरवाजे के आगे पर्दा लटक रहा है, जिसमें पता नहीं चलता कि दरवाजा खुला है या बंद। कमरे में कोई है, कोई नहीं है। कमरे में कोई नहीं है।
श्याम सीटी बजाता गैलरी से आता है, पतलून कमीज के ऊपर बरसाती पहने, पतलून पहने हुए कमीज के ऊपर है वो बरसाती पहन रखी है उसने, सिर भीगा हुआ है, बरसाती से पानी निचुड़ रहा है, टपक रहा है, बरसाती जो पहन रखी है उससे पानी टपक रहा है, अंदर आकर वह इधर उधर नजर है वो दौड़ाता है। श्याम, अरे कमरा खाली, न भैया न भाभी, भाभी पुकार कर कहता है, भाभी भाभी, आश्चर्य सा होता है उसे। दूसरे कमरे से वीणा की आवाज आती है। वीणा कहती है कि कौन? श्याम, क्या बात है? श्याम, इधर आओ तो बताऊं क्या बात है। वीणा उधर से आती है। वीणा, तुम्हें भी आकर इस तरह आवाज देने की जरूरत पड़ती है? इस तरह पुकार जैसे किसी पराये घर में आए हो। वीणा उसे अपनेपन का एहसास जताती है और कहती है कि तुम्हें भी इस तरह से आकर पुकारने की जरूरत पड़ती है क्या? तुम तो इस तरह से आए हो घर में जैसे कि अजनबी के घर में आए हो, अनजान घर में आए हो। श्याम कहता है कि पराया घर तो लगता ही है भाभी, तुमने आते ही वह नक्शा बदल दिया इस कमरे का कि मेरा अंदर पैर रखने का हौसला ही नहीं पड़ता। पहले तो इस कमरे की वही हालत रहती थी जो आजकल मेरे कमरे की है। जूते को छोड़कर हर चीज या चारपाई पर या मेज पर। अब तो मुझे इस कमरे में सिर्फ वही एक कोना गोपाल भैया का नजर आता है जहाँ पतलूने और कोट एक दूसरे के ऊपर टंगे हैं। बाकी कमरे की सरकार ही बदल गई है, आपने तो कमरे का नक्शा ही बदल दिया है, तो यहाँ कमरा अपना नहीं लगता है, पराया पराया सा लग रहा है। भैया के टेबल भी क्या याद करती होगी कि किसी का हाथ लगा है। आजकल ऐसे चमकती है जैसे नई नई पॉलिश से होकर आई हो। भाभी को कह रहा है श्याम, वीणा खड़े गांव से आए हो या खड़े खड़े की बात करोगे? तो कहते खड़े खड़े बात करोगे, कोई खड़े गांव से होकर आए हो क्या? बरसाती बाहर कर दो, सारा कमरा भिगो रहे हो, फिर बैठकर आराम से बात करो। अभी तुम्हारे भैया आते हैं और तुम्हें चाय बना देती हूँ। श्याम कहता है कि सिर्फ चाय? गलत बात है, ऐसे सुहाने मौसम में सूखी चाय नहीं पी जा सकती, हरगिज नहीं। उसने सिर पर हाथ रख उसका मुंह बाहर की तरफ कर देती है। वीणा, यह सुहाना मौसम पहले गैलरी में छोड़ आओ, सारा फर्श गीला कर रहे हो। फिर पीछे से खुद ही उसकी बरसाती उतारने लगती है। लाओ उतार दो बरसाती, मैं ही बाहर रखाती हूँ। शाम उतारते उतारते जैसे कुछ ध्यान आ जाने से फिर से बरसाती पहन लेता है। भाभी उतारती है कि चलो तुम नहीं उतारे, मैं उतार देती हूँ, पानी टपक रहा है, पूरा कमरा गीला हो रहा है, मैं बाहर रख देती हूँ। लेकिन उसे पता नहीं कुछ याद आता है, फिर से पहन लेता है। श्याम कहता है भाभी एक बात कहता हूँ। वीणा, क्या बात? बरसाती तुमने फिर से पहन ली? मैं कहती हूँ तुम तो बस। श्याम कहता है कि भाभी बात तो सुन लो, मैं कहता हूँ कि बरसाती आकर एक ही बार उतारूँ, चाय के साथ खाने के लिए भाकर कोई चीज ले आऊँ, सूखी चाय का मजा नहीं आता। कहते कि बरसाती तो मैं वापस आके उतार दूंगा, पहले चाय के साथ कुछ खाने के लिए लेकर आ जाता हूँ, सूखी चाय का मजा नहीं आता है। इस वक्त पानी जरा थमा है, फिर जोर से बरसने लगेगा। इस समय जो बारिश है वो कुछ हल्की हुई है, कुछ कम हुई है, फिर से तेज बारिश होने लगेगी, इससे पहले मैं कुछ लेकर आ जाता हूँ। फिर वीणा कहती है फिर वही खाने की बात। कोई ऐसा भी वक्त होता है जब तुम खाने की बात नहीं सुनती। अच्छा जाओ जाओ, मगर लाओगे क्या? तुम जो कहो ले आओ। इस वक्त गरम गरम कचौरी और समोसे भी मिल जाएंगे। और वीणा, और क्या? और तो कोई अच्छी चीज भी मिल सकती है। वीणा, बरसते पानी में जाओगे तो अच्छी चीज ही लाओगे, समोसे कचौरी क्या खाओगे? श्याम, अच्छी चीज तो अच्छी चीज हो सकती है। वीणा कहती है जाओ 4-6 अंडे ले आओ, मैं तुम्हें अंडे का हलवा बना देती हूँ। श्याम, शिव 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 शिव, और चीज का नाम लो भाभी, इस घर में अंडे का नाम ले रही हो? जाओ जल्दी से जाकर खुला कर लो, तुम्हारा मुंह है वो भ्रष्ट हो गया है, ऐसा कहता है श्याम। वीणा, क्या बात करते हो? आश्चर्य से कहती है दबे स्वर में, क्या बात करते हो? यहाँ रोज सुबह अंडे का नाश्ता होता है, तुम्हारे भाई साहब ने ये बिजली का स्टोव इसलिए लाकर रखा है। माँ जी से तो कहा था कि सुबह बेड टी लेनी होती है, रसोई घर में बनाकर लाने में ठंडी हो जाती है, इसलिए ये 16 रुपये खर्च किए हैं। माँ जी बोली है, झट मान जाती है। कोई इनसे पूछे कि स्टोव तो बेड टी के लिए लाए हैं, मगर ये फ्राइंग पैन किस लिए लाए हैं? इसमें क्या दूध गर्म होता है? वीणा श्याम को समझा रही है बातें। श्याम कहता है संयम संयम संयम, जरा संयम से काम लो भाभी। 4 दिन जो अंडे खा लिया वह छिलकों समेत वसूल हो जाएंगे। अम्मा के कान में भनक भी अगर पड़ गई ना तो सारे अंडे बाहर निकल के आ जाएंगे। भनक भी पड़ गई तो सारे घर का गंगा स्नान हो जाएगा। और तुम देख ही रही हो कि बादलों का दिन है, किसी को कुछ हो हवा गया तो। और
इस तरह से श्याम है वो भेद दिखा रहा है दादी का, माँ जी का। वीना भाई तुम लोगों की यह बात मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आती। अगर खाना ही है तो उसे छिपाने की बात क्या? तो कहते हैं तुम लोग कैसी बातें करते हो, एक तरफ तो खा भी रहे हो और छिपा भी रहे हो, तो छिपाने वाली कौन सी बात है? सबके सामने खाओ। माँ जी नहीं खाती इसलिए रसोई घर के बजाय यहाँ कमरे में बना लेते हैं। और अंडे में जीव कहाँ होता है, जैसे दूध वैसे अंडा। वीना अपनी बात कह रही है, श्याम कहता है हरी 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 फिर वही नाम। भाभी आज इस बरसते पानी में तुम जान निकलोगी, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। अम्मा मेरे सिर हो जाएगी कि अब तेरी सब तेरी ही करनी है। भाभी को कह रहा है कि भाभी आप तो एक तरफ हो जाएंगी, अगर माँ जी को पता चल गया तो माँ जी तो मेरे सिर पर ही आ जाएंगी। तुम खाओ बनाओ जो चाहे करो, मगर इस चीज़ का नाम मुँह पर मत लाओ। लाओ पैसे निकालो, मैं तुम्हारे रिस्क पर ले आता हूँ। चोरी पकड़े जाने पर अगर मेरा नाम लिया कि यह लाया तो मैं साफ मुकर जाऊंगा और बेड टी के साथ फ्राइंग पैन का रिश्ता अम्मा को अच्छी तरह से समझा दूंगा। कितने ले आऊं? 4 के 6, एक आध मेरे कमरे में भी रखा होगा। वीना अच्छा तो यह बात है, आप अपने कमरे में? श्याम बात काट कर फिर कहता हूँ भाभी जी नाम मत लो। अपने कमरे में न फ्राइंग पैन है न स्टोव है, जो कोई चीज़ साबित की जा सके। कच्चा लाते हैं और कच्चा खाते हैं, इसलिए सुबह का दूध की तलब कमरे में होती है। रखने रखाने का इंतजाम पक्का है, मगर तुम कहो कि अम्मा के सामने भी यह बात जाहिर कर दे तो हरगिज नहीं। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है और अपनी खुराक से भी। श्याम जहाँ एक तरफ अभी छी कर रहा था, हरी हरी कर रहा था, कर रहा था, है ना, लेकिन बातों बातों में आता है कि श्याम जो था वो भी अपने कमरे में लाकर अंडे खाता है। पका के नहीं बल्कि कच्चे ही खा लेता है, दूध के साथ है वो खा लेता है। और कहता है कि अम्मा से बात है वो जाहिर नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी अम्मा से भी प्यार है, क्योंकि हम अपनी अम्मा को भी दुख नहीं दे सकते और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ भी नहीं कर सकते। अपनी सेहत का भी ध्यान है, हमें अपनी खुराक का भी ध्यान है। वीना बहुत अच्छी बात है ना, अम्मा की रसोई के बर्तन रोज भ्रष्ट करते हो, यह अच्छा प्यार है। देख लेना कल से तुम्हारा दूध का गिलास अलग ने रखवा दिया। अब वीना कहती है कि अच्छा बहुत अच्छा बात, ऐसा अम्मा से प्यार करते हो कि अम्मा के रसोई के सारे बर्तन भ्रष्ट करती हैं, गंदे करती हैं। अगर कल से तुम्हारे दूध का गिलास अलग नहीं रखवाया तो देख लेना। श्याम कहता है अच्छी बात है, तुम हमारा दूध का गिलास अलग रखवा देना और हम यह फ्राइंग पैन यहाँ से उठवा देंगे। वैसे चाहो तो अब भी समझौता हो सकता है, तुम जबान से खाने का नाम लो, शोर मचाने का नहीं। और मैं अभी जाकर आधी दर्जन है जो तुम कह रही थी लाए देता हूँ। इस समझौते की खुशी में पैसे भी अपनी जेब से खर्च किए देता हूँ। मंजूर? अच्छा टाटा टाटा करके जाता है, गैलरी की तरफ चल देता है श्याम। वीना साथ में थोड़ी सी किशमिश भी ले आना, आवाज लगाती है उसे। श्याम ओके, तुम इसमें चाय का पानी रख दो, आते एक प्याली पीऊंगा। चला जाता है। वीना खूंटी की तरफ जाकर वहां टंगे हुए कपड़े उतारने और तहाने लगती है। तहाने मतलब होता समेटने लगती है। वीना कहती है मैं भी इस कमरे में आकर बस यहाँ की सी हुई जा रही हूँ। 2 दिन से कपड़े ही प्रेस नहीं किए, साहब के कपड़ों का ये ढेर तो कभी ठीक ही नहीं होता। मैं टाइयों और कपड़े पुरुषों के पीछे नहीं टांगने देती, इसलिए हर चीज़ खूंटी पर। वीना कह रही है कि मैं भी पता नहीं इस घर में आकर बस यहाँ की सी हो गई हूँ, न जाने मुझे भी क्या हो गया है। 2 दिन से कपड़े भी प्रेस नहीं किए हैं, साथ में जो साहब के कपड़ों का जो ढेर लगा हुआ है वो तो कभी ठीक होता ही नहीं। मैंने मना कर दिया इसलिए कुर्सी पर नहीं टांगते, अब सारी चीज़ें खूंटी पर टांगने लगे। कपड़े उतारते मोजे का एक जोड़ा नीचे आ गिरता है। लो यह पुराना मोजा भी खूंटी पर लटकाने की चीज़ है। कपड़े संदूक पर रखकर मोजा उठा लेते हैं और मोजा कुछ भारी लगता है, इसलिए उसे हाथ में मलकर देखती है। लो यह बात है, कल और परसों के छिलके साहब ने मोजे में भरकर यहाँ लटका रखे हैं। कल ऊपर से जो अंडे खाए थे उसके छिलके जो थे मोजे में भरकर लटका रखे हैं। इनकी यह कैसी आदत है, ये मेरी समझ में नहीं आती। छिलके नाली में डाल दिए जाए, गंदगी दूर हो, मगर नहीं, हफ्ता भर छिलके इकट्ठे करेंगे फिर डिब्बे में भरकर बाहर ले जाएंगे, जैसे किसी के लिए सौगात ले जा रहे हो। कहते पता नहीं कैसी आदत है, इकट्ठे करते रहते हैं, हफ्ते भर इकट्ठे करेंगे फिर ले जाके कचरे में डालेंगे। ऐसा नहीं कि रोज के रोज है वो कचरे में डाल दे, नाली में डाल दे, पर नहीं, इकट्ठा करके ले जाएंगे जैसे किसी के लिए कोई उपहार ले जा रहे हो। मोजा कोने में डाल देती है। अच्छा शाम के आने तक चाय का पानी तो रख दूँ। केतली उठाकर बाईं ओर दरवाजे की तरफ जाती है। पर्दा उठाने पर दरवाजा बंद मिलता है, किवाड़ खटखट जाती है। राधा जी
इतनी देर से दरवाज़ा बंद करके क्यों पड़ गई? जरा खोलना, मुझे अंदर नल से पानी लेना है। कुछ क्षणों के बाद दरवाजे की कुंडी है वो खुलती है। वीना, क्या बात है जीजी, अभी संध्या भी नहीं हुई और तुम दरवाजे बंद करके पड़ गई? मैंने सोचा कि कहीं जेठ जी न आ गए हो। राधा दरवाजे से निकलकर अंगाई लेती है जैसे सचमुच बिस्तर से उठी हो। बिस्तर से उठने का नाटक करती है। राधा कहती है, आज दोपहर से शरीर कुछ टूट सा रहा था, मैंने कहा कि थोड़ी देर लेट लूँ, फिर उठकर रोटी वोटी का धंधा करना होगा। बिना ये लेटने का वक्त थोड़ी है बीबी, बैठो मैं चाय बना रही हूँ, अभी सब लोग चाय पियेंगे। ये भी दफ्तर से आने वाले ही होंगे, बैठो मैं इधर से पानी लेकर आती हूँ। राधा और वीना के बीच में बातें हो रही है। अंदर चली जाती है। राधा अनबनी सी खड़ी रहती है, अनबनी सी, बुझी सी, उदास सी। क्षण भर बाद अंदर से वीना के हंसने का स्वर है वो सुनाई देता है। राधा चौंक कर उधर देखती है। राधा, क्या बात है वीना, अपने आप ही हंस रही हो? वीना एक हाथ में पानी की केतली और दूसरे हाथ में एक किताब लिए हंसती हुई उधर से आती है। वीना कहती है, हंसने की बात नहीं है जीजी, यह तुम्हारे चंद्रकांता। राधा झटपट किताब उसके हाथ से छीनना चाहती है, मगर वीना उसे झांसा देकर उसके पास से निकल जाती है। केतली मेज पर रखकर वह किताब पीछे छिपा देती है। राधा पास आकर किताब उसे छीनने का प्रयत्न करती है। छीना झपटी में नहीं दूंगी जीजी, ऐसे मांग लो तो दे दूंगी, मगर इनसे इस तरह छिपाकर पढ़ने की क्या बात है? मैंने तो चंद्रकांता संतति और भूतनाथ सब पढ़ रखी है। जब हम मिडिल में थी तो स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़ी थी। इसमें ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि इसे तकिए के नीचे छिपा कर रखा जाए और दरवाजे बंद करके पढ़ा जाए। राधा, न भैया न, हम माँ जी के सामने ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ सकते। कोई खराब बात चाहे न हो, मगर माँ जी देखेंगी तो क्या सोचेंगी कि रामायण नहीं, महाभारत नहीं, दिन भर बैठकर कैसे किससे की पढ़ा करती है। हम पढ़ते भी कहाँ हैं, हमको तो कौशल्या भाभी ने जबरदस्ती दे दी थी, हम उठा लाए। नहीं, हम तो ऐसी चीज़ कभी नहीं पढ़ते। घर में काम धंधे में फुर्सत लगे तो कुछ पढ़े भी, और हमारे पास अपनी गुटका रामायण छोटे नाम है, कभी कभी उसमें से ही थोड़ा बहुत बाँच लेते हैं। तुम जानो, इस घर में सब पढ़ेंगे तो जान ही निकाल दी जाएगी। यह तो कौशल्या भाभी हमारे पीछे पड़ गई थी कि जरूर पढ़ो, नहीं तो क्या। बिना, यह तो मैं भी कहती हूँ जीजी कि जरूर पढ़ो, बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। जरा बचकाना टेस्ट की जरूर है, बचकाना टेस्ट की जरूर है। मगर राधा चिढ़कर, हाँ भाई, हम तुम्हारी तरह पढ़े लिखे तो है नहीं। वीना कहती है, मेरा ये मतलब थोड़ी है जीजी, मेरा मतलब तो यह है कि तुम रामायण महाभारत पढ़ने वाली हो, तुम्हें ये किताब जरा बचकाना टेस्ट की मालूम लगेगी, थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी, क्योंकि तुम रामायण पढ़ती हो, महाभारत पढ़ती हो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हो, तो चंद्रकांता वगैरह है ये किताबें तुम्हें थोड़ी अजीब लगेगी, अटपटी लगेगी, इसलिए कह रही हूँ। राधा कहती है, वह बात तो है ही, मगर सच कहेगी ना तो इसमें भी तो सूरवीरता की ही कहानी है, वीरता की कहानी लिखी है। जिस तरह भगवान राम सीता के लिए वन में मारे फिरते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के लिए फिरते हैं, तिलिस्म के अंदर घूमते फिरते रहते हैं और बिना हंसती। और जिस तरह भगवान राम समुद्र लाकर सीता का उद्धार करते हैं, उसी तरह कुंवर वीरेंद्र सिंह तिलिस्म तोड़कर चंद्रकांता का उद्धार करते हैं। तिलिस्म तोड़ना बल्कि समुद्र लाने से ज़्यादा मुश्किल काम है। वीना कहती है, राधा कहती है उसको उत्सुकता पूर्वक, अच्छा एक बात तो बताओ वीना, तुमने तो सारी किताब पढ़ी है, आज तुम्हें जाकर वनकन्या का क्या होता है? वनकन्या क्या होता है? और कुंवर वीरेंद्र सिंह के साथ उसका ब्याह हो जाता है कि नहीं? मेरा दिल तो कहता है कि हो जाता है। वीना, हाँ जरूर हो जाता है। वीना कहती है, जरूर हो जाता है राधा, और चंद्रकांता के साथ, उसके साथ भी हो जाता है, दोनों के साथ भी हो जाता है। हाँ भी और नहीं भी, हाँ भी और नहीं भी, यह कैसे हो सकता है? वीना, यही बता दिया तो फिर पढ़ना क्या रह गया? जब पढ़ लोगी तो अपने आप पता चल जाएगा। किताब देती हुई है, किताब ले लो, मगर अभी से दरवाजा बंद करके नहीं पढ़ने दूंगी। रात को जब सब लोग सो जाएंगे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ना। मैं भी कई दिनों से सोचती थी कि रात को तुम मोमबत्ती जलाकर क्या करती रहती हो? अभी यहाँ बैठो। उसे वहाँ पकड़कर पलंग पर बैठा देती है और दी हुई किताब भी उसके हाथ से लेकर पलंग पर फेंक देती है। राधा, अच्छा वीना, ये बाबा जी महाराज कौन है? कौन से बाबा जी महाराज? राधा कहती है, वही जो वीरेंद्र सिंह को आत्महत्या से रोकते हैं। वीना, तुम अभी तक उसी दुनिया में घूम रहे हो जीजी, अब थोड़ी देर के लिए तो तिलिस्म से बाहर आ जाओ, जादू से बाहर निकलो। केतली स्टोव पर रखकर स्विच ऑन कर देती है, बाहर से गोपाल आता है, वर्षा की फुहार से उसके कपड़े जरा जरा से भीग गए हैं। गोपाल, वाह, आज केतली पहले से ही रखी हुई है,
बहुत सही अंदाजा है वक्रा भाभी को। बिना इस तरह गलतफहमी में मत रहिए कि आपके लिए चाय का पानी रखा गया है, ये केतली शाम के लिए रखी गई है, आप आ गए इसलिए एक प्याली आपको भी मिल जाएगी। गोपाल क्या बात है, आजकल शाम पर बहुत मेहरबान हो रही हो। मीना जीजी बैठी है, ये तो मुझे ज़्यादा जानती होगी। गोपाल देखो हमारी भाभी के लिए कुछ मत कहना, हमारी भाभी देवी की प्रतिमा है, तुम्हारी तरह नहीं है। तुम तो दिन भर बैठी सन्स एंड लवर्स पढ़ती रहती हो, भाभी पढ़ती है रामायण महाभारत बिना शरारत लहजे में। सच में? अच्छा गोपाल सच नहीं तो क्या, क्यों भाभी? राधा किसी ऐसी भाई हम कुछ भी नहीं पढ़ते, हमें दिन भर काम से फुर्सत मिलती है जो पढ़े पढ़ाई, कभी 10 मिनट मिल गए तो 4 अक्षर बांच लिए। गोपाल वक्त नहीं मिले तो यह कौन बात है, पर पढ़ने के लिए तुमने खुद का रामायण रख तो छोड़ी है, मन में भावना होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि पूरी किताब ही पढ़ी जाए। बिना आज जीजी की खुद का रामायण मैं इधर उठा रही हूँ, जीजी तो लाने ही न देती थी। अभी अभी आपके आने से पहले मैं इसमें समुद्र लंघन की बात है वो सुन रही थी, कथा है वो सुन रही थी, समुद्र लांघ के हनुमान जी गए थे, उस कथा को मैं सुन रही थी। गोपाल यह तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने बीए पास तो किया है, मगर जो विद्या तुमने भाभी से मिल सकती है वह स्कूल और कॉलेजों में नहीं पढ़ाई जाती, क्यों भाभी? राधा कहती है भैया हम किसी को क्या पढ़ाएंगे, हम तो आप ही अनपढ़ है, हम तो वीणा के पास इसलिए आ जाते हैं कि 2-4 अच्छे अक्षर सीख जाएं। गोपाल तुम और इसमें सीखोगी, यह उल्टी रीत यहाँ नहीं चल सकती भाभी, दस्तूर यही कि बड़ा बड़े की जगह और छोटा छोटे की जगह। गोपाल है वो कि नियम नीति है वो समझा रहा है। बिना हाँ क्यों पता चला होगा, बीबी ने जेठ जी को बताया थोड़े ही होगा। राधा हमें कोई कसम उठवा ले तो हमने बताया आपको, हमारी यह आदत नहीं है कि इधर की बात उधर और उधर की बात इधर लगाते गिरे। जब एक बार हमने कह दिया कि किसी से नहीं कहेंगे तो किसी से नहीं कहा, दिल में रखने की बात हम दिल में ही रखते हैं, ऐसे बात कह रही है राधा। गोपाल और क्या, दिल में रखने की बात दिल में रखनी चाहिए। पानी खोल गया कि नहीं? बिना बस अभी हुआ जाता है, इतनी देर में शाम भी आ जाएगा। शाम बरसाती की जेबों में हाथ डाले हुए बाहर से आता है। श्याम लो भाभी ले आया, अब तुम जानो तुम्हारा काम। राधा को देखकर जरा असमंजस में पड़ जाता है, अरे बड़ी भाभी भी यहाँ पर है, तब तो गला साफ करते हुए चुप कर जाता है। बिना यह अपनी बरसाती तो भाग उतार दो, अभी तक इसमें से पानी है वो टपक रहा है। श्याम यह बात तो ठीक है भाभी, मगर क्या? मगर यह कि भाभी वह जो तुमने कहा था वह लाई नहीं? लाया हूँ मगर जीजी से डर लगता है, यही ने? डरने की कोई बात नहीं, जीजी किसी से नहीं कहेंगे, लाओ निकालो। श्याम जरा हुंकार कर, और अगर बाद में बिना नहीं, बाद में कुछ नहीं होता, लाओ निकालो। गोपाल क्या चीज है जिसके लिए इतनी हुज्जत हो रही है? बिना कुछ नहीं, आधा दर्जन अंडे मंगवाए हैं, कह रहा था कि सूखी चाय नहीं पीऊंगा, तो मैंने कहा कि अंडे का हलवा पकाई देती हूँ। गोपाल अंडे का हलवा, यह तुम्हें क्या सूझी है? मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया था, फिर भी तुम? बिना शाम से तुम क्यों काट से वहां खड़े हो, अंडे मुझे दे दो और बरसाती उतार कर बाहर रख दो। गोपाल से आपको जब दीदी से सिगरेट का छिपाव नहीं है तो अंडे का छिपाव रखने की क्या जरूरत है? शाम से लाओ, शाम मुझे दो। शाम क्षण भर की हिचकिचाहट के बाद दोनों जेबों से हाथ निकालता है और उसके एक एक हाथ में 3-3 अंडे हैं। बिना अंडे उससे ले लेते हैं और वह बरसाती उतार कर गैलरी में छोड़ देता है। आगे गोपाल है व्यवस्था, देखो बिना मैंने तुमसे कहा था कि घर में यह चीज ठीक नहीं है, आदमी बाहर जाकर खा लेगा और बात है, मगर घर में के आदमी देख लेंगे, इतनी ही तो बात है ना। तो जीजी से तो किसी बात का पड़ता है नहीं, ये आज नहीं देखते तो किसी और दिन देख लेती, जब रोज सवेरे। गोपाल अल्लाह ये क्या बक रही हो, कुछ होश की दवा करो। राधा सच पूछो गोपाल, तो हमें इस चीज का पहले से ही पता है। श्याम मुस्कुराता है, गोपाल बेकस सा आराम कुर्सी पर पड़ा जाता है। गोपाल किस चीज का पता है? राधा किस चीज का? कि रोज सवेरे चाय के साथ तुम्हारे कमरे में क्या बनता है? तलने की आवाज तो छोड़ो, तुम जानो खुशबू भी तो उधर जाती है। गोपाल किस चीज की खुशबू आती है? जो चीज बनती है उसी की खुशबू आती है, और किस चीज की आएगी? ना लीजिए और छिपाइए।
जीजी तो खुशबू से भी यह पहचान लेती होगी कि किस दिन आमलेट बनता है और किस दिन अंडे फ्राई होते हैं। राधा जरूर जान लेते, आज सवेरे तुमने आमलेट बनाए थे कि नहीं? वीना जीजी जब तुम खुशबू पहचानते हो तब तो जरूर तुम भी। राधा बात काट करना है, हम कभी नहीं खाते, चाहे हमें किसी की कसम दिला दो खुशबू तो तुम जानो हर चीज की अलग ही होती है, खाया नहीं है तो क्या। श्याम सूंघा भी नहीं है, बड़ी भाभी तुम्हारी नाक बहुत तेज है। वीना इस बीच अंडे एक कप में तोड़ने लगते और छिलके मेज पर रखती जाती है। राधा बड़ी भाभी की नाक नहीं आंखें भी बहुत तेज है। गोपाल राधा से, देखो भाभी अब तुम्हें सब मालूम है मगर भैया को नहीं बताना, उसका स्वभाव तो तुम जानती हो, माफ कर दे तो बड़ी बड़ी बात माफ कर दे और नाराज हो जाए तो वह छोटी छोटी बातों पर ही नाराज हो जाए। राधा भी नाराज होते हैं तो किसी बात पर ही नाराज होते हैं, मगर तुम कहते हो कि मैं उन्हें न बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगी। राधा ऐसा बात कहती है, मगर यह बात ठीक नहीं है कि सब दरवाजे खुले और तुम यहाँ अंडे बना रहे हो, कोई बाहर से आ गया तो हमारा कहना न कहना सब बराबर है। इतने में पानी खोलने लगता है। वीना अंडे फेंकती है, यह बात तुम ठीक कह रही हो भाभी, मैंने कितनी ही बार इनसे कहा कि कुछ बनाना ही हो तो दरवाजे बंद कर दिया करो। श्याम बाहर का दरवाजा बंद करते। वीना कहती है, श्याम पहले जरा ये केतली स्टोव से उतार कर उधर रख दो, मुझे घी का डब्बा पकड़ा दे, मैं झट से हलवा बना देती हूँ। बनने में भी तो 1-2 मिनट लगेंगे ही। श्याम उस तरफ चला जाता है, उसका काम करने लगता है। अलमारी में प्लेटें भी निकाल लो। राधा से, जीजी थोड़ा सा हलवा तो तुम भी लोगी ना। फ्राइंग पैन स्टोव पर रखकर उसमें घी डालती है। अनमने स्वर में, भैया हमने कह दिया कि हमने न कभी खाया और ना ही हम कभी खा सकते हैं, पास बैठे इसलिए चाय की एक प्याली जरूर ले लेंगे। बिना अंडे का घोल चीनी मिलाकर फ्राइंग पैन में डाल देते और जल्दी जल्दी हिलाने लगते। श्याम प्लेटें निकाल कर लाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। क्या वीना, राधा, श्याम, गोपाल ये अपने इस जो छुपकर कार्य कर रहे हैं, अंडे बना रहे हैं, कोई छुपकर किताबें पढ़ रहा है, तो क्या वो माँ जी के सामने आते हैं या नहीं आते हैं, और अगर माँ जी को पता भी चल जाता है तो क्या होता है, ये सब हम हैं आपको कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।